2 महीने पहले ही सुजाता की शादी हुई थी। उसका ससुराल पास के ही गांव में था। घर में सिर्फ वो और उसके पति रहते थे। मैं अकेले दिन भर काम करती हूँ और ये आराम से आके खाना खाने बैठ जाए है। कपड़े धोने नदी पे जाओ, पानी भरो, चूल्हा चक्का, बस इसी में मेरी जिंदगी बीतने वाली है। मेरा सारा सिलाई कढ़ाई का हुनर मिट्टी में मिलने वाला है। तभी परेश उठ जाता है। खेतों में काम करके उसका बदन दर्द कर रहा है। हाँ, सुजाता, अदरक डाल के गर्मा गर्म चाय बना देना जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने मुझे 4 हाथ जो दिए हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। सुजाता का मूड आज बहुत ही उखड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति उसकी कोई चिंता नहीं करते। उसने उसे घर की नौकरानी बना के रखा है। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है। तभी उसकी सहेली दुर्गा वहां आती है। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? और नहीं तो क्या। सुबह जल्दी उठो, दिन भर घर के काम करो, बाजार जाओ, पानी भरो, बस यही जिंदगी रह गई है। और पतिदेव की कोई मदद नहीं, जैसे कि गृहस्थी सिर्फ हमारी है। लेकिन क्या करें, अब सहना ही पड़ेगा। नहीं। क्या मतलब? हमें इस उबाऊ जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसलिए तो मैंने मेरे पति का घर छोड़ दिया। अब सुकून से यहाँ मायके में जी रही हूँ। खेत से थक कर सुजाता का पति परेश घर लौटता है, लेकिन सुजाता गुस्से में घर छोड़कर मायके चली जाती है। लगता है रूठ के मायके चली गई है। पता नहीं उसे क्या शिकायत है मुझसे। ठीक है, 2 दिन वहां रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। दिमाग शांत हो जाएगा तो लौट आएगी। सुजाता मायके अपने घर आती है। मायके में सिर्फ उसकी माँ और छोटा भाई है। वो दोनों सुजाता का खुशी से स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब तीनों गपशप करने बैठते हैं। सुजाता, जमाई बाबू वहाँ अकेले है, तुम अपने ससुराल कब लौट रही हो? माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। दीदी, ये क्या कह रही हो आप हम पर कभी बोझ नहीं बन सकती। लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटा? सुजाता उन्हें फिर कभी ससुराल ना जाने का अपना फैसला सुनाती है। सुजाता की माँ और भाई को जोर का झटका लगता है। ये क्या कह रही हो बेटा? जमाई बाबू तो भले नेक इंसान है। हाँ दीदी, जीजू आपका बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं उब चुकी हूँ उस गृहस्थी से। पूरा दिन घर में मैं ही मरती रहती हूँ। तुम्हारे जीजा जी मुझे रत्ती भर की भी मदद नहीं करते। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही सिलाई बुनाई का काम करूंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुजाता और उसकी माँ नदी पर पानी भरने जाते हैं। नदी के पास पहुँचते ही माँ थककर नदी के किनारे बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, थोड़ा पानी पिलाना तो। सुजाता पानी लाने नदी पर जाती है। ओह, ये पानी तो बहुत गंदा हो चुका है। ये माँ को कैसे पिलाऊं? सुजाता माँ के पास लौटती है। माँ, नदी का पानी बहुत मैला है, इसलिए मैं नहीं लेके आई। अब क्या करें? अच्छा ये बात है बेटा, तुम थोड़ी देर बाद जाकर लाना। थोड़ी देर बाद सुजाता फिर से नदी के तट पर माँ के लिए पीने का पानी लेने जाती है। अब नदी पर कोई नहीं है। सुजाता पानी देख के अचरज में पड़ जाती है। अरे वाह, ये पानी तो अब एकदम साफ हो गया है। अब ये पानी माँ के लिए ठीक है। माँ, नदी का पानी बिल्कुल साफ है। ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि उसमें जमा मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई है और बिना कुछ किए हमें साफ पानी मिल गया। बेटा, जीवन भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में, गुस्से में होते हैं और तब हमारे दिल और दिमाग की अवस्था भी गंदगी भरे नदी के पानी जैसी होती है। सुजाता माँ की बात समझने की कोशिश कर रही है। उससे हमारा नुकसान कैसे होता है माँ? तब हम गलत निर्णय लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए माँ? ऐसे वक्त हमें शांत रहना चाहिए और उस समय को वक्त के हाथ में सौंपना चाहिए। कई बार समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है, बिल्कुल उस नदी के पानी की तरह। और तभी उसका छोटा भाई वहाँ आता है। दीदी, जीजू का फोन आया था, कल आपको लेने आ रहे हैं। ये खुशखबर सुनकर सुजाता सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटा? जाओगे ना अपने घर? माँ की बात सुन के सुजाता की आंखें भर आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ देख माँ और उसका भाई खुश हो जाते हैं। और दीदी, आपके लिए एक खुश खबर भी है। जीजू ने आपके लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी है। लेकिन सिलाई मशीन तो महंगी होती है ना, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो खेत का काम खत्म होते ही वो किसी और के खेत में हाथ बटाने जाया करते थे। मुझे लगा आपको ये बात पता होगी। माँ, मुझे माफ कीजिए। गुस्से में आकर मैं बहुत गलत निर्णय ले रही थी। अब जिंदगी भर आपकी ये सीख याद रखूंगी। और इस तरह सुजाता वापस ससुराल जाकर हंसी खुशी रहती है। पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था।
गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करें, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो, तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल की कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे, ये कैसे संभव है? क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो हर दिन गांव के गलियों में जाकर नारियल पानी बेचा करता था और उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर उसने एक दुकान खोला। सुबह शाम वहां टहलने आने वाले लोग उससे नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसके दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। भोला स्वभाव का बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उसे रामू नजर आता है, जो खिलौने बेचा करता था। रामू काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। अरे रामू, तुम तो काफी थके भूखे लग रहे हो। ये लो, ये नारियल पानी पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर रामू नारियल पीने लगता है। उस दिन से रामू भोलू के दुकान पर आकर रोजाना पैसे देकर नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही रामू भोलू के दुकान पर आता है। अरे, आज ये भोलू चाचा कहाँ गए? रामू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन रामू वापस भोला के दुकान पर आता है, लेकिन आज भी दुकान बंद होता है। अरे, आज भी भोला चाचा नहीं आए? क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए।
रामू लोगों को पता पूछते पूछते भोलू के घर आ जाता है। रामू देखता है कि भोला चाचा चद्दर ओढ़कर सोए हैं। चाचा क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। 2-3 दिनों से आपका दुकान बंद था, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप घर में अकेले हैं क्या? आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं। घबराओ मत भोलू चाचा, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है। रामू अचानक रुक जाता है। वहाँ पास ही में एक नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं कैसे भोलू चाचा की मदद कर सकता हूँ? रामू ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मतलब? या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ या फिर तुम्हारे भोलू चाचा को ठीक कर सकता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो बस। ठीक है, ये लो, इस नारियल का पानी उन्हें पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। रामू पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और वापस भोलू के घर जाता है। जादुई पेड़ ने दिया हुआ नारियल पानी पीते ही भोलू एकदम ठीक हो जाता है। अरे, ये नारियल पानी तो कमाल का है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? रामू उसकी खिड़की से भोलू को नारियल का वो पेड़ दिखाता है। क्या इसका जादू खत्म हो गया? शायद।